कहते हैं नीयत अगर बुरी हो तो अच्छा काम भी बुराई बन जाता है। अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत ने कितनी तेजी दिखाई, ये नज़ारा सारे मुल्क ने देखा। 10 साल लग जाते हैं एक केस को, एवरेज 10 साल लगते हैं किसी को। उनके लिए कोई कानून नहीं, 24 घंटे के अंदर अपने लिए कानून बना लिए। कौमी असम्बली अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकती है और उसको लिमिट भी कर सकती है, क्योंकि सो मोटो दुनिया भर में कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली देखा नहीं जाता इस चीज़ को कि इसका इस्तेमाल किया जाए, और जुडिशल तरीक़ाकार में सो मोटो की गुंजाइश तरक्की याफ्ता ममालिक में कम होती है। तो नवाज शरीफ साहब का केस बड़ा सेंट्रल हो गया है इस सारी सूरत हाल में, क्योंकि कोई ना कोई वे बैक वो ढूंढ रहे थे और ये वे बैक फराहम कर दिया गया है और बड़ी जल्दी में उजलत में किया है। बड़े दुख की बात है कि पार्लियामेंट का फोरम भी अब इसलिए इस्तेमाल हो रहा है कि फलां बंदा फलां को फायदा, सिर्फ अपनी जात को फायदे के लिए ये इस्तेमाल हो गया फोरम। इतनी अहम आप कानून साजी करने जा रहे हैं और उसमें आप पार्लियामेंट में बहस नहीं करवा रहे। नजर आ रहा है कि इस कानून साजी की वजह सुप्रीम कोर्ट के मामलात में मुदाखलत करना, अदलिया की आज़ादी पर वार करना और किसी तरह इंतखाबात के मामले को रोकना, सारी चीज़ जो है वो सबको नजर आ रही है। तो ये मामला अदालत में जाएगा। इस तरह की खौफनाक पाकिस्तान की तस्वीर दिखाई गई कि पाकिस्तान पे ऊपर इस वक्त दहशतगर्दों का कब्जा हो गया है। या एस्टेब्लिशमेंट जो उस वक्त की थी उसके साथ तो इस वक्त आप कहते हैं नाम भी ना लें, वो तो दूध के धुले हो गए हैं। इनका सारा मुकदमा ही ये था तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट कि वो पॉलिटिक्स में गालम गलोच का कल्चर लेकर आए हैं। आज खुद भी आप वही करी जा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि जब अशराफिया के मफादात पर ज़रब पड़ती है तो रातों रात कानून साजी भी हो जाती है और कानून कसरत राय से मंजूर भी हो जाते हैं। ये मुख्तसर कहानी है अदलिया में इस्लाहात के नाम पर कौमी असम्बली से मंजूर होने वाले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 की, जिसके बाद नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गनी को तो अपील का हक मिल गया है, मगर अजहर मशवानी को नहीं, क्योंकि अजहर मशवानी एक आम पाकिस्तानी है जो अब तक लापता है और कोई नोटिस भी नहीं ले रहा। कहते हैं नीयत अगर बुरी हो तो अच्छा काम भी बुराई बन जाता है। अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत ने कितनी तेजी दिखाई, ये नज़ारा सारे मुल्क ने देखा। कल तजवीज़ आई, रात को कानून तैयार हुआ और सुबह मंजूर भी हो गया। इस कानून साजी के जरिए चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम किया गया है। बेंचों की तश्कील और अज खुद नोटिस लेने का फैसला सीनियर जजेस की कमेटी करेगी। कहा जा रहा है कि सारी तेजी का मकसद सुप्रीम कोर्ट में चलने वाले इलेक्शन इल्तिवा केस पर असरअंदाज होना और तरीके इंसाफ का रास्ता रोकना है, जबकि दूसरी तरफ वकला ने जुडिशल पावर के खिलाफ किसी भी इक़दाम की मुखालफत कर दी है। लाहौर में ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन ने इलेक्शन 90 दिन में कराने की करारदाद मंजूर कर ली। अब देखना यह है कि होता क्या है, क्योंकि हुकूमत का ऐसा कोई इरादा दिखाई नहीं देता। हैरत इस बात पर भी है, जिस पीपल्स पार्टी ने मुल्क को मुत्तफिक का आइन दिया वो भी इंतखाबात के मामले पर आइन शिकनी कर रही है। ऐसा क्यों है, इसकी हकीकत भी खोलेंगे, लेकिन पहले जिक्र हो जाए कौमी असम्बली से मंजूर होने वाले अदालती बिल का। सैयद मुजम्मिल शाह, मेरे मुजम्मिल, इसमें जो खास तौर पर जो मैं अभी प्रोग्राम से पहले भी आपसे बात हो रही थी, हैरानी की बात है कि वैसे तो पर्सन स्पेसिफिक किसी एक शख्स के लिए या चंद लोगों के लिए कानून नहीं बन सकता, लेकिन यहां उनको जनाब हक मिल रहा है कि एक महीने के अंदर जिसका भी है लूट से लगा दिया है कि जनाब जिस सुओ मोटो में हुआ है आ जाए सारे जनाब, आकर एक महीने के अंदर अपील भी कर दें और फायदे उठा लें। लेकिन लापता अफराद के लिए कोई नहीं। 10 साल लग जाते हैं एक केस को, एवरेज 10 साल लगते हैं किसी को। उनके लिए कोई कानून नहीं कि एक दिन 24 घंटे के अंदर अपने लिए कानून बना लिए। देखिए, इसमें सबसे पहले तो लेजिस्लेशन जो आज हुई है, अगर इसकी बात करें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, तो इसकी एक लंबी तारीख भी है। जिस तरह कल एतजाज़ साहब भी बात कर रहे थे कि मौलवी तमीज़ुद्दीन खान केस से जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, जिसको नज़रिया ज़रूरत कहते हैं, उसका आगाज़ हुआ, जो कि एक बड़ा गलत प्रेसिडेंट सेट हुआ कि गवर्नर जनरल के पास ऐसी ताकत आ गई कि पूरी असम्बली को उखाड़ के बाहर फेंक दिया उन्होंने। और उसके बाद में जस्टिस कॉर्नेलियस जो थी, वो जिसकी कल बात हो रही थी, वो बड़ी एग्जाम्पलरी रही, लेकिन वो तारीख जो थी वो शुरू से ही दागदार हुई और उसको रिफॉर्म करने की कोई सीरियस एफर्ट नहीं हुई। तो चलते चलते उस तरह से ही अपने ज़ाती मफाद के लिए लेजिस्लेशन होती रही। और मैं समझता हूँ कि इस लेजिस्लेशन को भी अगर देखा जाए तो गुज़श्ता 2 अदवार इफ्तिखार चौधरी साहब की मिसाल मैं दूँगा, या फिर साकिब निसार साहब का भी तकरीबन प्रोसीजरल जो तरीक़ाकार था वो ऐसा ही था कि जुडिशल एक्टिविज़म दिखाई दे रहा था, मीडिया पे अपीयर करने का शौक़ था, छापे मारने का शौक़ था। तो उसको कर्टेल करने के लिए बेशक कौमी असम्बली अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकती है,
और उसको लिमिट भी कर सकती है, क्योंकि सो मोटो दुनिया भर में कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली देखा नहीं जाता इस चीज़ को कि इसका इस्तेमाल किया जाए, और जुडिशल तरीक़ाकार में सो मोटो की गुंजाइश तरक्की याफ्ता ममालिक में कम होती है। पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में भी पीपल्स पार्टी उस वक्त चाहती थी, लेकिन उस वक्त नूली गाड़ी आई। आज टाइमिंग बड़ी अजीब है। बिल्कुल, टाइमिंग इसलिए अजीब है कि जिस तरह कल मैंने बात की कि लेजिस्लेशन बेशक बेहतर होगी, लेकिन इंटेंशन ठीक नहीं है। इंटेंशन क्या है कि मेलाफाइडी है उसके अंदर। उसमें यह है कि अगर अपने केसेस को देखते हुए, या फिर जिस तरह से आपने कहा नवाज शरीफ साहब को अपील का हक मिल गया है, गिलानी साहब को मिल गया है, फिर नस्ला टावर केस की अभी हम बात कर रहे थे पहले, उसमें भी सिंध गवर्नमेंट के पास दोबारा से एक ऑप्शन खुल जाएगा। इसके अलावा जहांगीर तरीन साहब भी वो भी तलाल चौधरी साहब भी, तो ये वो तमाम केसेस हैं जिसकी दोबारा से हम एक डिबेट जिस पर देख सकते हैं आने वाले दिनों में, और ये वंस इन अ लाइफ टाइम है, ये दोबारा किसी को ये ऑफर नहीं मिलने वाली। तो नवाज शरीफ साहब का केस बड़ा सेंट्रल हो गया है इस सारी सूरत हाल में, क्योंकि कोई ना कोई वे बैक वो ढूंढ रहे थे और ये वे बैक फराहम कर दिया गया है, और बड़ी जल्दी में उजलत में किया है। मुझे 18वीं तरमीम भी याद आ गई है, माजरत, वो भी तीसरी दफा भी वज़ीर आज़म बनने की शर्त पर नवाज शरीफ साहब मान गए थे कि 18वीं तरमीम को हम मंजूर करते हैं, लेकिन ये जो मुशर्रफ ने लगा दी थी, बेशक वो गलत होगा, लेकिन उस शर्त पे उन्होंने 18वीं तरमीम भी मंजूर करवा ली थी। तो हमेशा अपनी ज़ात का सोचते हैं, इस तरह ही है। और उसमें यह कि कॉपरेशन नहीं ना करते, जिस तरह से 62-63 की तलवार के नीचे पीपल्स पार्टी भी आ चुकी है, नून लीग भी आ चुकी है, लेकिन जब भी पहले डिबेट हुई कि इसको ख़त्म करें, बैठ के कोई बात करें, तो एक फ़रीक ने कहा नहीं अब हम ताकत में, हमने बात नहीं करनी। जब दूसरा फरीक ताकत में है तो उसने बात नहीं की। तो ये नॉन कॉपरेशन की पूरी तारीख है सियासतदानों की, और इस स्टेज के ऊपर भी तहरीक इंसाफ इस सारे मंजर से गायब है, उनसे मुशावरत भी नहीं हुई और ये बिल पास हुआ है। तो कंट्रोवर्शियल तो रहेगा, आगे जाके सदर पाकिस्तान को भी इस बिल पे साइन करने का कहा जाएगा, लेकिन मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है, तो उसके बाद भी हो जाएगा क्योंकि देखें ना, अगर वो ओपिनियन नहीं देते अपनी, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वो बिल जो है वो प्रोसीड कर जाएगा। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि पाकिस्तान में जुडिशल एक्टिविज्म की तारीख को अगर देखा जाए तो उस लिहाज से ये लेजिस्लेशन इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि सो मोटो जस्टिस का जो सारा निज़ाम था उसको थोड़ा सा पावर को ब्रेक डाउन किया है, लेकिन इंटेंशन ये है कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिल जाए इंतखाबात को लेकर, अपनी ज़ात का ये फ़ायदा। सिद्दीक जान, आप क्या कहते हैं? बड़े दुख की बात है कि पार्लियामेंट का फोरम भी अब इसलिए इस्तेमाल हो रहा है कि फलां बंदा फलां को फ़ायदा, सिर्फ अपनी ज़ात को फ़ायदे के लिए ये इस्तेमाल हो गया फोरम। देखें, एक तो बात यह है कि 18.5 घंटे में ये कानून साजी जो है वो की गई है, तेज़ तरीन कानून साजी, और इतनी अहम आप कानून साजी करने जा रहे हैं और उसमें आप पार्लियामेंट में बहस नहीं करवा रहे। फिर वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि बदनीयती शामिल है, वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि अपने ही कुछ मुजरमों को जो है वो रिलीफ दिलवाने के लिए कानून साजी की जा रही है। नज़र आ रहा है कि इस कानून साजी की वजह सुप्रीम कोर्ट के मामलात में मुदाखलत करना, अदलिया की आज़ादी पर वार करना और किसी तरह इंतखाबात के मामले को रोकना, और साथ अब जो कंटेम्प्ट वाला मामला इन्होंने डिस्कशन शुरू कर दी है कि उसके ऊपर कानून साजी की जाए। उसका मकसद ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के अमल नहीं किया जाता तो कंटेम्प्ट ना लगे और बचाया जा सके। तो ये सारी चीज़ जो है वो इसके लिए किया जा रहा है। ये मामला खैर आएगा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट क्योंकि रूल्स तो ये नहीं है कि ये कानून नहीं बना सकते थे, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि कानून नहीं बना सकते थे। मैंने जो कुछ लोगों को सुना जिनकी बात बड़ी वैलिड थी कि बिल्कुल ये कानून बना सकते थे, लेकिन क्योंकि पार्लियामेंट ने कानून नहीं बनाए थे तो उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूल्स बना लिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स बना लिए तो अब अगर उनमें तब्दीली करनी है तो वो सुप्रीम कोर्ट का इंटरनल मामला है, उन्होंने फुल कोर्ट ने बैठ के करना है, और ये इस तरह से नहीं किया जा सकता। और फिर इसकी टाइमिंग देखें, नीयत देखें, इरादा देखें, सारी चीज़ जो है वो सबको नज़र आ रही है। तो ये मामला अदालत में जाएगा, और इस वक्त सारी की सारी चीज़ें जो अदलिया पर वार किए जा रहे हैं, जो सोशल मीडिया कैंपेन्स की जा रही हैं, जो मीडिया के जरिए अटैक किए जा रहे हैं, जो धमकियाँ दी जा रही हैं, सबका मकसद एक है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन के हवाले से फैसला ना दे। बाकी आज जो कमरे अदालत में हुआ उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट तो ये है कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो मज़ीद जजेस 2 जजेस का दावा है कि हमारा फैसला जो है वो 2 का नहीं है, वो 4 का है, और ये 4-3 से फैसला है। तो इलेक्शन कमीशन ने उन 2 मज़ीद जजेस के दावे को मुस्तरद कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि 3-2 से फैसला है। आज इलेक्शन कमीशन से बहुत अहम सवाल पूछे गए, और आज एक और इंकशाफ जो हुआ जिस पर बाद में इलेक्शन कमीशन के वकील ने तो ये बात कही कि नहीं जनाब ऐसा नहीं है, 8 अक्टूबर फाइनल डेट है। लेकिन पहले उन्होंने ये बात कह दी थी कि 8 अक्टूबर हमने सरसरी एक तारीख दी है, तो ये आगे पीछे भी हो सकती है। तो ये इस पे बड़े जजेस हैरान हुए कि अब क्या बात कर रहे हैं कि 8 अक्टूबर को भी फाइनल नहीं है। फिर आज जजेस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हमारे पास आना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन ने खुद ये फैसला कर लिया। और आज उसामा गाजी साहब, आप और अगर मुजम्मिल साहब कमरा अदालत में हमारे साथ होते तो यकीन करें जो वहाँ पे खौफनाक तस्वीर पाकिस्तान की दिखाई गई
तो आप भी हमारी तरह परेशान हो जाते हैं कि आज हम दफ्तर कैसे जाएंगे, घर में कैसे जाएंगे, और एक खौफ आपके दिलो दिमाग पे तारी हो जाता। इस तरह की खौफनाक पाकिस्तान की तस्वीर दिखाई गई कि पाकिस्तान पे ऊपर इस वक्त दहशतगर्दों का कब्जा हो गया है, मुल्क की बका खतरे में है, कुछ नहीं बचा और पता नहीं कितने धमाके होने वाले हैं, कितनी बड़ी दहशतगर्दी होने वाली है, सारे शहर हमारे गैर महफूज हो गए हैं। हम पूरी दुनिया को ये बताते रहे हैं, हम पूरी दुनिया को बताते हैं कि हमारे 80,000 जो हैं वो सिविलियंस और फौजी जवानों ने, अफसरान ने शहादतें दी हैं, और उसके बाद हमने ऑपरेशन किए, हमारी फ़ौज ने कुर्बानियाँ दी, और हमारी पुलिस ने कुर्बानियाँ दी, दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुर्बानियाँ दी, और उन कुर्बानियों के नतीजे में हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। और पाकिस्तान अब पुरअमन मुल्क है। हम दुनिया भर की क्रिकेट को कहते हैं कि यहाँ पर टीमें आएँ, हम इन्वेस्टर्स को कहते हैं कि इन्वेस्ट करें, लेकिन आज अदालत में बताया गया कि पाकिस्तान एक फेयर स्टेट है, पाकिस्तान एक जो है वो इस वक्त जो है वो बहुत खतरनाक सूरत हाल का शिकार है, यहाँ पर इलेक्शन नहीं हो सकते, और दहशतगर्द जो है उनका कब्जा है, हम दहशतगर्द के हिसार में। बहुत अफसोसनाक उन्होंने चीज़ें, अब ये कल जब चीज़ें आज भी रिपोर्ट हो रही हैं, कल भी रिपोर्ट होगी, अब भारत को और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। भारत अगर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की इस प्रोसीडिंग की जो रिपोर्टिंग होगी तमाम अखबारात में और जो चैनल्स पे हो रही है, सिर्फ इसको वो डॉक्यूमेंट करके ना पूरी दुनिया को भेज दे, तो और उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान की अपनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बताया है कि पाकिस्तान पर इस वक्त दहशतगर्दों का जो है वो कब्जा हो गया है। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। हम दुनिया भर को कुछ और बता रहे हैं और अंदर हम कुछ और बता रहे हैं, सिर्फ अपने ज़ाती मकासद के लिए, अपनी सियासत बचाने के लिए आप रियासत को खतरे से दो चार कर रहे हैं, और आप पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। बिल्कुल सही। अब ये बातें जब होंगी मुजम्मिल, तो एक तरफ पीसीबी कह रहा है कि जी हम बड़ा पुरअमन मुल्क हैं और आए क्रिकेट के लिए, वहाँ पर भारतीय फिर ये कहते हैं जी यहाँ तो हमले हो जाते हैं, ये हो जाता है, तो किसी को फिर कहने की ज़रूरत नहीं है, तो अब उठाकर दिखाया जाएगा सारी दुनिया को। दूसरी तरफ ये भी अजीब बात सामने आई, इलेक्शन कमीशन के वकील ने मान लिया कि अगर हुकूमती इदारे हमारे साथ ताउन करें तो हम 30 अप्रैल को इलेक्शन करवा देते हैं। तो ये फिर क्या होता रहा है कि पहले भी पता था कि वो इनकारी थे, फिर उसके बाद शेड्यूल क्यों अनाउंस कर दिया, उसका भी कोई इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे पा रहा। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए जो है वो एक्सटर्नल असिस्टेंस है, वो इस तरह से कि अगर सिक्योरिटी फराहम नहीं की जाती तो इलेक्शन कमीशन अपनी ज़ाती फ़ोर्स तो रेज़ करने से रहा, वो तो वो कर नहीं सकते। तो कॉपरेशन का जहाँ तक ताल्लुक है कि हमसे ताउन किया जाए तो इंतखाबात करा लेंगे, मेरा ख्याल है इशारा इसी तरफ है कि एक तो सिक्योरिटी का मसला और दूसरा फाइनेंसिंग का इशू। अब ये दो सेंट्रल इशूज़ हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में इंतखाबात ये कोई वेस्टर्न स्कैंडिनेवियन डेमोक्रेसी नहीं है जहाँ बड़े पुरअमन अंदाज में इंतखाबात के लिए लोग सुबह उठकर वोट डालने आते हैं, सेफली घर पहुँच जाते हैं। यहाँ फायरिंग के वाक़यात भी होते हैं, यहाँ असैसिनेशंस भी होती हैं, और इलेक्शन के रोज़ हमेशा से एक सिविल वॉर के मनाजिर देखने को मिल रहे होते हैं कुछ हल्कों के अंदर। तो उसको रोकने के लिए सिक्योरिटी की जो इंश्योर करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन कमीशन जो है उसका सारा इख्तियार अपना नहीं है कि वो बाकी असिस्टेंस के लिए भी लोगों को बुला ले। तो मैं ये समझता हूँ कि इस सारी सूरत हाल को देखते हुए 30 अप्रैल की तारीख हो, अक्टूबर की तारीख हो, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसको लेकर वो अपने तौर पे अपने बलबूते पे फैसला करने की कोशिश भी नहीं करेगा और ना कर सकता है। लेकिन और गवर्नमेंट की कॉपरेशन बात है जमील कि सिर्फ एक सूबे में भी, यानी हमारी सारी फोर्सेज या तमाम इदारे मिलकर एक सूबे में भी इलेक्शन नहीं करवा पा रहे। वो ये कह रहे हैं इतनी खौफनाक सूरत हाल है कि हम एक जगह भी नहीं इलेक्शन करवा सकते। बिल्कुल, अदालत के अंदर भी आज यही बात हुई ना कि टेररिज्म को की जो नई वेव आई थी वॉर ऑन टेरर के बाद से, 9/11 के बाद से 20 से ज़्यादा साल हो चुके हैं उसको। तो अगर इन 20 सालों में इंतखाबात होते रहे हैं तो अब आकर कौन सी ऐसी चीज़ है जो पहली मरतबा हो गई है जिससे इंतखाबी अमल में जाने से ही आप इनकारी हो चुके हैं। और वो भी पूरे पाकिस्तान में थे। बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में थे, क्योंकि टेररिज्म की जो वेव थी हमने देखा पंजाब के शहर भी इससे महफूज नहीं थे, केपी भी नहीं था, बलूचिस्तान भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और तब पूरे पाकिस्तान में इलेक्शंस करवा लिए और आज हम पंजाब में भी करवाने। यही है, देखें जिस तरह से आज आगे चल के गालिबन हम बात भी करेंगे इस पर, जो पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर आज तकारीर की गई हैं, तो वो यही सिग्निफाई बिल्कुल उसमें मुतालबात सिर्फ ये हो रहे हैं कि आर्टिकल 6 उस पर लगा दो, वो भी गद्दार है, या फिर इसको पकड़ लो, मुकदमा बना दें वज़ीर आज़म साहब आप। तो वो इंटरनली अपने ऊपर क्रिटिसिज्म करने को तैयार ही नहीं है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आइन शिकनी तो तहरीक इंसाफ या कोई और करता रहा है। पहले माजी को छोड़ के अपनी बात करना, इलेक्शन पे आने की हमने कोई इंटेंशन देखी नहीं आज पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर, और वहाँ सिर्फ ये बात हो रही है कि गद्दारी के जो मुर्तकिब हैं उन पर मुकदमात बनाओ, और वही बयानियाँ कि पहले एहतसाब और फिर इंतखाब वो रिपीट होता हमने देखा है आज। अच्छा, ये बात तो हमें नज़र आ रही है सदीक जान कि कोई कानूनी, अखलाकी, आइनी या फैक्चुअली हकीकत में कोई ऐसा बहाना भी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मिल रहा कि जिसकी वजह से इलेक्शन मुलतवी हो सके। तो होगा क्या? सिर्फ ये जो हम देख रहे हैं एक बदमाशी या गुंडागर्दी या धौंस धमकी, बस यही रह गया है? क्योंकि आखिर में तो अब ये हुआ है कि
चीफ जस्टिस ने भी रिमार्क्स दिए कि जी अगर इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता तो फिर हम कोशिश करेंगे कि हम आइन पर अमल दरामद करवाएं और कम अज़ कम 6 महीने से जितना पीछे आ सके, क्योंकि इदारों पर डाल दिया ना सारा इलेक्शन कमीशन ने मामला, उसने तो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया नहीं, तो फिर अब 6 महीने से पीछे जितना आ सकेगा उस तरह आएगा। क्योंकि ये भी नहीं समझ आ रही 8 अक्टूबर की तारीख क्यों, 8 अगस्त, 8 सितंबर, ये क्यों नहीं, उससे पहले क्यों नहीं, ये 8 स्पेसिफिक। बिल्कुल, अदालत ने ये बात पूछी तो उन्होंने कहा जी क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने हमें जो बताया है कि इतने अरसे में हम ये कर लेंगे, ऑपरेशन क्लीन अप कर लेंगे, तो इसलिए हमने जो है वो 8 अक्टूबर की तारीख दिया है। तो अदालत ने कहा फिर अगर उस तक ऑपरेशन मुकम्मल ना हुआ फिर, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये सरसरी सी तारीख है, लेकिन बाद उन्होंने कहा नहीं जी ये फाइनल ये तारीख है। देखें, बदकिस्मती ये है कि अच्छा एक लम्हे के लिए हम इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को अगर सही मान लें कि जो उन्होंने लिखा है कि पंजाब भी गैर महफूज है, सारे दहशतगर्द हर जगह फैल चुके हैं, किसी वक्त भी कहीं धमाके होंगे, कहाँ कत्ल गारतगरी होगी, खून बहेगा और बहुत खौफनाक हालात हैं पंजाब में, और केपी के तो बिल्कुल ही तबाही और बर्बादी हो गई है जो रिपोर्ट्स दी गई हैं। तो मुझे बताएं कि अगर हम ये बात मान लें इंटेलिजेंस एजेंसीज की और हुकूमत की और इलेक्शन कमीशन की, तो मुझे बताएं पिछले 2 माह में कितने दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है, कितने ऑपरेशन किए गए हैं, कहीं पे क्या हमें पुलिस और रेंजर्स उस तरह से हमलावर नजर आए हैं जैसे वो जमान पार्क में हमलावर थे? क्या हमें पुलिस उसी तरह कहीं दहशतगर्दों पे शेलिंग करती हुई और उनके सहूलतगारों पर नजर आई है जो जुडिशियल कम्प्लेक्स के बाहर किया गया है? जिस तरह सहाफ़ियों को उठाया जा रहा है, जैसे सोशल मीडिया के लोगों को उठाया जा रहा है, जैसे पॉलिटिकल वर्कर्स को उठाया जा रहा है, तो बात यह है कि फिर जवाब देना, यहाँ सीटीटी जिसका काम दहशतगर्दों से लड़ना था, वहाँ पे तो आपने FIR करके और तहरीक इंसाफ के सारे कारकुनान को रखा हुआ है, और पंजाब में आपने रेंजर्स को लगाए हुए इमरान खान के घर के ऊपर ऑपरेशन के लिए पुलिस से आप ये काम करवा रहे हैं, तो पॉलिटिकल वर्कर्स को आप पूरे पंजाब में क्रैकडाउन करवा रहे हैं, चादर चार दीवारी के तकद्दुस पर अमाल करवा रहे हैं। मुझे बताएं पिछले 2 माह में जब से ये निगरान हुकूमतें आई हैं, मुझे बताएं कहीं एक जगह हमने देखो कि ऑपरेशन हुआ हो और कोई कहीं से कोई दहशतगर्द है उनके सहूलतकार उन्होंने पकड़े हो? इनका तो पूरा फोकस इमरान खान है। अगर दहशतगर्दी इतनी खौफनाक सूरत हाल है तो पहले तो ये बताएं ना कि इसका जिम्मेदार कौन है, किसकी ये नाकामी है कि दहशतगर्द पूरे पाकिस्तान में फैल गए हैं जो इन्होंने लिखा है कि इतनी खौफनाक सूरत हाल है। फिर हम क्यों दुनिया को देखें? ये हमारे उन शोधा के साथ भी मेरे ख्याल नाइंसाफी है जिन्होंने अपना खून दे के इस मुल्क के अंदर अमन कायम किया है, और कि आज हम उन्होंने जो खून दे के अमन कायम किया है, आज हुकूमत अपने सियासी मफादात के लिए कह रही है कि जी वो खुदा न खासा कुर्बानियां रायगंज चली गई हैं, जिन्होंने अपने खून दिया था। अमन इस मुल्क आज अल्हम्दुलिल्लाह अमन है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। और इसलिए फिर लोग आप देखें ना, फिर आप सोशल मीडिया को कैसे रोकेंगे? अब लोग कह रहे हैं कि फिर इस हुकूमत का तो इक़्तिदार का दारोमदार दहशतगर्दों पर है, इन्हिसार उन पे है, अगर दहशतगर्द दहशतगर्दियां कर देंगे तो फिर इनके इक़्तिदार को दबाव मिल जाएगा, वरना इलेक्शन कराना पड़ेगा। तो इस हद तक आप चीज़ों को ले आएंगे, इस तरह की चीज़ें फिर सोशल मीडिया पे, और फिर आप कैसे लोगों को रोक सकते हैं? तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। बिल्कुल अपनी ज़ात को बचाने के लिए, अपने ज़ाती मफाद के लिए मुल्क के साथ ये खेल रहे हैं। बिल्कुल चीज़ें वाज़ेह हैं, आप स्टैट्स इकट्ठे कर लें। मैं तो वो वाक़यात दोहराना नहीं चाहता, APS के देख लें। यहाँ अगर पंजाब की बात करें तो यहाँ पर लामा इकबाल टाउन पार्क में जिस तरह से हुआ, हमने यहाँ देखते हैं वाघा बॉर्डर पर मूल मार्क, इतने खौफनाक वाक़यात हुए। तो वो अगर आप स्टैट्स ही देख लें तो हमें अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतरी नज़र आती है। ब्रेक से पहले आखिर में बड़ा शॉर्ट कमेंट, इरफान कादिर साहब की एंट्री हो रही है अब, और आज भी वो आए थे अदालत में मुज़म्मिल, लेकिन उसके बाद इस्तीफ़ा देते हैं वो, क्योंकि ये भी अजीब बात ही, काबीना का हिस्सा होते हुए वो इलेक्शन कमीशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तब वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आएंगे तो कल लगता है बड़ा धुआंधार दिन होने वाला है। बिल्कुल, जो बात कर रहे थे हम पहले भी कि एक जारहाना अंदाज है उनका, आज भी थोड़ी सी टसल तो दिखाई दी जब उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स देने का आगाज़ किया और उन्हें कहा कि आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और वो चले गए वहाँ से। तो मैं समझता हूँ कि हालिया जो गवर्नमेंट है, ख़ास तौर पे नून लीग है, उनको बड़ा एलाय समझती है और उनसे काफ़ी केसेस के डिफेंस भी ले चुकी है। तो कल भी एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि कन्फ्रंटेशन का माहौल बनेगा। सिद्दीक जान, आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए, इस पर अगर आप ब्रेक से आ जाएं तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से वकला ये लाए हैं। अच्छा। और उन वकला के इमरान खान के साथ पहले किन के केसेस में पेश हो रहे हैं, ब्रेक के बाद आए आपको ज़रा इंटरेस्टिंग आपको सूरत हाल बताता हूँ। चलें, ठीक है, क्योंकि हमने आगे फिर ये भी बात कर पार्लियामेंट में क्या हुआ है। बिलावल भुट्टो साहब की बड़ी धुआंधार तकरीर थी कि जी ये इमरान खान एक प्रोजेक्ट था। तो ये सिर्फ इमरान खानी प्रोजेक्ट था या थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे तो और भी प्रोजेक्ट्स गिनवाएंगे, और फिर आइन के लिए पीपल्स पार्टी की कितनी खिदमात हैं और आज सब कहाँ चली गई। ब्रेक के बाद ये भी बात होगी। पता चला ब्रेक के बाद खुशामदीद। सिद्दीक जान, जिस तरह हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि किस तरह से देख रहे हैं कि हुकूमत भी और इलेक्शन कमीशन भी ऐसा लग रहा है कि एक पेज पर है, कम अज़ कम डिवाइड एंड रूल की कोशिश हो रही है कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट में एक चीज़ की जाए, लेकिन वकला की टीम बड़ी बदल रही है। उसके बारे में आप बता रहे थे हमें।
जी, मैं आपको बता रहा था कि कल जो वकील इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पेश हुए वो हामिद अली शाह साहब हैं। दिलचस्प बात यह है कि वो हामिद अली शाह साहब टेहरियान केस में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है उसमें इमरान खान के ख़िलाफ़ जो एक गुमनाम शहरी हैं साजिद, उनके वो वकील हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन के कल जब ये इलेक्शन कमीशन की टीम के साथ एक बैरिस्टर साहब जो एक जज साहब के दामाद भी हैं, जिन जज साहब को नून लीग बहुत एम्पावर करना चाहती है, वो कल बहुत एक्टिव नज़र आए। वो असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल भी हैं और वो उसी दरख्वास्त गुजार जो इमरान खान के खिलाफ टेहरियान केस में पहले उसके वकील वो बैरिस्टर साहब थे। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं कहता हूं कि इसीलिए मैं बार बार प्रोग्राम में कहता हूं कि इनको स्क्रिप्ट लिखने वाले बदलने चाहिए, इनको अपने एडवाइज़र बदलने चाहिए। कुछ तो ऐसा कर लिया करें कि इलेक्शन कमीशन उन्हीं वकला को यहाँ पे अपना वकील मुकर्रर कर रहा है जो इमरान खान के खिलाफ टेहरियान केस में वकील हैं, जो इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवाना चाहते हैं। फिर उसके अलावा देखें, इलेक्शन कमीशन ने अपने वकीलों में इमरान खान का बुग़्ज़, इमरान खान की नफरत इतनी भर दी है कि तोशाखाना केस में एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल साहब की अदालत में इलेक्शन कमीशन के एक नौजवान वकील जो कि बड़ी तैयारी के साथ आते हैं, उन्होंने ख्वाजा हारिस साहब के साथ ऐसी बदतमीज़ी की, हालांकि इतना बड़ा नाम है ख्वाजा हारिस साहब, उन्होंने ऐसी बदतमीज़ी की कि कमरा अदालत में खड़ा हुआ हर वकील बरहम हो गया। तो ये हमें इश्तियाक अहमद खान साहब ने ज्वाइन किया, सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। इश्तियाक अहमद खान साहब, आज पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा हमने वकला कन्वेंशन देखा। इसमें सुप्रीम कोर्ट बार भी, लाहौर हाई कोर्ट बार भी और लाहौर बार भी थी। इसके बाद ये जो रेजोल्यूशन आया है, आपको क्या लगता है इसके क्या असरात होंगे? हम देख रहे हैं इस वक्त बड़ा दबाव है सुप्रीम कोर्ट पर। देखें, हम लोग आइन और कानून की बालादस्ती के लिए वकील खड़े हैं। आज सिर्फ हाई कोर्ट बार नहीं थी, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बार नहीं थी, सिर्फ लाहौर बार नहीं, पूरे पाकिस्तान की बार एसोसिएशन थी, पूरे पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन एग्जीक्यूटिव बार काउंसिल के थे, स्वाय पाकिस्तान बार काउंसिल के पाकिस्तान बार काउंसिल के 4 मेंबरान वहाँ पे मौजूद थे। सब ने यूनानिमसली पूरी पाकिस्तान की बात, जिसके अंदर बलोचिस्तान की नुमाइंदगी मौजूद थी, जिसके अंदर KPK की नुमाइंदगी मौजूद थी, जिसके अंदर सिंध की, GB की और पंजाब, उसमें तमाम बार एसोसिएशंस ने एक चीज़ के ऊपर यूनानिमसली तय किया कि हम आइन, मावराए आइन कोई ऐसा काम नहीं होने देंगे, और दूसरा आइन की पामाली और आइन के अगेंस्ट कोई काम भी जो है वो वकला बरादरी उसको इंडोर्स नहीं होने दी। लेकिन हुकूमत तो, इलेक्शन कमीशन साफ नजर आ रहा है कि वो 90 दिन तो छोड़ दें, वो तो 900 दिन में भी नहीं करवाने चाह रहे इलेक्शन। देखिए, ये उनका अपना एक सोच हो सकती है, लेकिन जिस मुल्क में आइन और कानून का राज होता है वहाँ पे अदालतें काम कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया हुआ है और उसमें इम्प्लीमेंटेशन के लिए अभी जो पिटीशन गई हुई है, तो ये ऑर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट होगा और इस मुल्क में आइन का ही राज होगा, किसी की ख्वाहिशात के ऊपर कुछ नहीं होता। इश्तियाक साहब, इससे पहले कि सदीक जान आपसे सवाल करें, एक छोटा सा सवाल कि अगर ये नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी हुक्म दिया, नहीं अमल हुआ, अब भी अगर दिया जाता है तो नहीं हुआ, तो फिर क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास खुद तो कोई ताकत इस तरह की नहीं है, पुलिस या भर में तहरीक चलाएंगे, वकला पूरे पाकिस्तान में तहरीक चलाएंगे और आइन की पामाली को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आइन की अमलदारी के ऊपर यकीन रखते हैं और जिस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होती है वही मुल्क जो है वो तरक्की कर सकता है, वही मुल्क जो है वो आगे बढ़ सकता है। इश्तियाक साहब, ये बिल्कुल रेजोल्यूशन जो पास की गई है, इसका एक डिफेंस ये फराहम भी किया जाता है कि पाकिस्तान में जुडिशल एक्टिविज़म की एक लंबी तारीख है और वन मैन वन शो का भी टर्म यूज़ होता हुआ हमने देखा, तो उसको कर्टेल करने के लिए ये खुशाइंद है। आप एग्री करते हैं इस ओपिनियन से? नहीं, मैं नहीं इस बात से एग्री करता। इससे मैं इसलिए डिसएग्री करता हूँ कि अगर ये वक्त, जिस वक्त को चूज किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ मेलाफडी है और मेलाफाइडली इस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पावर्स को कर्टेल करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें ना आइन में इजाजत है। आइन का आर्टिकल 191 देखें और उसके साथ 4th शेड्यूल की एंट्री नंबर 55 देखें, उसके अंदर जहां सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पार्लियामेंट लेजिस्लेशन नहीं कर सकती। आइन में तरमीम होगी तो फिर जाके उसके अंदर कोई कानून साजी का अगर रास्ता रखा जाए तो रखा जा सकता है। यहाँ पे इस तरह से शब खून नहीं मारा जा सकता कि किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की पावर्स को कर्टेल किया जाए। आप इन सारे सेक्शन को 175 को पढ़ें, 191 को देखें और उसके साथ
एंट्री नंबर 55 4 शेड्यूल में देखें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजरल चीजों के ऊपर कानून बनाया जा सकता है। दिस इज नॉट द प्रोसीजर, दिस इज द जुरिस्डिक्शनल एज वेल एज द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उनको कर्टेल किया जा रहा है। ठीक, सिद्दीक इश्तियाक साहब ये बताएं कि इस वक्त लड़ाई तो बहुत बड़ी है, सुप्रीम कोर्ट हर सूरत में आइन के मुताबिक इलेक्शन कराना चाहती है और बाकी आपको पता है कि कौन कौन है जो इलेक्शन नहीं कराना चाहते और जो नहीं कराना चाहते उनकी ताकत के बारे में भी आप जानते हैं। मेरा सवाल ये है कि एक वकील आपके हसन न्याजी, उनको यहाँ से एक बोगस केस में गिरफ्तार किया गया, कोयटा फिराया गया, बलूचिस्तान फिराया गया, लाहौर फिराया गया। एक वकील को तो हमारे वकला कम्युनिटी जो है वो एक बोगस केस से नहीं निकलवा सकी, उसको नहीं रोक सकी कि उनको हर सूबे में ना फिराया जाए, इस तरह से जलील ना किया जाए। तो इतनी बड़ी लड़ाई कैसे वकील जीतेंगे या लड़ेंगे, क्या तैयारियां आपकी? ये वकला के ऊपर तशद्दुद होता रहा, वकला ने अपनी जानें भी दी हैं। आप तो कहते हैं सिर्फ उसको मुल्क में फिराया जा रहा है, वो इनकी खाम ख्याली है कि किसी वकील को इस तरह से ये खराब करके अपने को मर्जी के मकासद हासिल कर सकेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि मैं आपको बता दूं, इस मुल्क के अंदर डिक्टेटरशिप ने मुशर्रफ के दौर में वकला के ऊपर पेट्रोल बम फेंके, साहिबाल में वकला को जलाया गया, कराची के अंदर 21 मई का वाक़या है और उसके अंदर भी उन्होंने वकला को डायरेक्ट फायरिंग करके शहीद किया। वकला ना शहादतों से डरे ना जलने से डरे। वकील उस शख्स का, उस पेशे का नाम है जिसने आइन और कानून की पासदारी की कसम खाई है और इसके लिए हम बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को अपना फख्र समझते हैं। बहुत बहुत और हम किसी को इजाजत नहीं देंगे, किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट की इस तरह से पावर्स कर्टेल करें। बहुत बहुत शुक्रिया इश्तियाक खान साहब, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, आपने वक्त दिया, आप सब ने सुन लिया। पूरे वकला पाकिस्तान के तमाम वकला बरादरी मुत्तहिद है। उन्होंने रेजोल्यूशन भी अब पेश कर दिया है, मंजूर हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मिनो-अन अमल हो, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। अगर अमल ना हुआ तो फिर तहरीक चलाई जाएगी और हर सूरत में ये जो अभी कानून साजी हुई है इसके ख़िलाफ़ भी वकला इकट्ठे होंगे कि ये इस वक्त टाइमिंग बड़ी, वो कह रहे हैं कि टाइमिंग ये गलत है, इसमें बदनीयती है कि चीफ जस्टिस की ताकत को ये कम करने की कोशिश है, सो मोटो पावर्स या बेंच बनाने की, इस पर उनको एतराज़ है। हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि PDM क्या इनके ख्यालात थे आइन के हवाले से और आज क्या हो गया है। अब पता चला। पार्लियामेंट का हमने इजलास देखा, बड़ी धुआंधार तकारीर भी देखी और उसमें हमने ये भी देखा कि जी रेजोल्यूशन भी आ जाता है कि इलेक्शन कमीशन जो है ना उसको कुछ ना कहा जाए, वो जहां मर्जी ले जाए इलेक्शन, 6 महीने तो कुछ है ही नहीं, जहां तक ले जा सके 6 साल भी ले जाए, कुछ भी कर ले। अब इस आइन के बारे में जिसके बारे में पीपल्स पार्टी बड़ा क्रेडिट लेती है कि जी ये यूनानिमसली पास करा 1973 में, तो अब आप देखिए उसकी खुली खिलाफ वर्जी 90 दिन के अंदर इलेक्शंस का जो उसमें कहा गया उसकी हो रही है। तो ये PDM की लीडरशिप क्या कहती थी, खासतौर पे पीपल्स पार्टी के लोग क्या कहते रहे इलेक्शंस के बारे में, क्यों भाग रहे हो इलेक्शन से? तो मुजम्मिल अब क्या हो रहा है? ये तो कहा करते थे इलेक्शन से क्यों भाग रहे हो, मियां नवाज शरीफ सब कहते एक घड़ी आप एक दिन के बाद एक घड़ी भी आगे नहीं हम जाने देंगे इलेक्शन। देखें, इसमें तसलसल कोई नहीं होता सियासत में। पाकिस्तान की ख़ास तौर पे नज़रिया तो दूर दूर तक इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें सिर्फ ये होता है कि किस टाइम पे कौन सा सच जो है वो हमें सूट कर रहा है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की पूरी तारीख़ है, आप देखिए नून लीग को जब IGI बनी 90s में तो बनाया इसलिए था कि पीपल्स पार्टी का ज़ोर तोड़ना है, और एहतसाब ब्यूरो के वाक़यात भी हमें याद हैं, बेनज़ीर साहिबा के ख़िलाफ़ केसेस भी हमें याद हैं। तो वो सारे इसीलिए थे सड़कों पर घसीटने की बात और वो सब कुछ, कि उस टाइम एनिमीज़ वो थे और अब इत्तेहाद के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट इत्तेहाद है, इसीलिए सब डिफरेंसेस को भुला दिया गया है। तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आइडियोलॉजी और नज़रिए को एक्सपेक्ट करना तो मैं समझता हूँ बेवकूफ़ी होगी। बेशक इमरान खान साहब हों, दूसरे सियासतदान हों, पुराने क्लिप्स निकालेंगे, आज के निकालेंगे, ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा आपको। तो नज़रिया जो होता है वो कंसिस्टेंट होता है और जो नज़रिया ज़रूरत होता है वो सिर्फ मौके की मुनासबत से अपनी आइडियोलॉजी को तब्दील करने का नाम है। तो इसीलिए हैरत तो नहीं हुई मुझे ये क्लिप सब सुनकर, और आज जो पार्लियामेंट के अंदर गुफ्तगू हुई, बिलावल साहब ने भी जो बातें की, शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि आप हमें तो बड़े मशवरे देते हैं कि काबीना से मुशावरत करें, आप भी अपनी काबीना से मुशावरत करें। तो उन्होंने अपना माइंड भी क्लियर किया कि इसीलिए हम लेजिस्लेशन चाह रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन को रोल बैक जब पावर में होते हैं कर देते हैं, अपोजिशन में होते हैं तो नज़रिया याद आ जाता है और फिर मातम भी होता है यहाँ पर कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ काम किए जा रहे हैं। तो वही हम देख रहे हैं आज भी कि ये क्लिप्स सारे ये एविडेंस है जो आपने दिखाया है कि इससे पहले आप क्या बात कर रहे थे, आज क्या बात कर रहे हैं, लेकिन सियासत के सीने में दिल नहीं होता कहते हैं,
और साबित कर रही है पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट सारी। अच्छा, दिल तो चले नहीं होता, लेकिन कोई अखलाकियात हो, कोई हया शर्म वो भी तो होनी चाहिए। राना तनवीर साहब जो वज़ीर तालीम, विफाकी वज़ीर तालीम होते हुए जो गुफ्तगू कर रहे हैं और उस पर पूरी असम्बली में एप्रिसिएशन मिल रही है, डेस्क बजाए जा रहे हैं और कहते लग रहे हैं, वो सब देखें आप। फिर जब आप इस तरह की बात करेंगे, बिलावल साहब की जी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को सियासत में लेकर आई, तो इस पर कोई तवज्जो नहीं देगा या देखेगा नहीं कि पार्लियामेंट, वो उस तरफ ध्यान चला जाता है। फिर इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई तो 2018 में लेकर आई, तो फिर आप जिनको कसूरवार कहते थे या इस्टेब्लिशमेंट जो उस वक्त की थी, उसके साथ तो इस वक्त आप कहते हैं नाम भी ना लें, वो तो दूध के धुले हो गए हैं। ये एक तो तजाद और फिर ये अखलाकियात की गिरावट के पार्लियामेंट का फ्लोर किस लिए इस्तेमाल हो रहा है इतनी खलीस गुफ्तगू के लिए, जो हम यानी प्राइवेटली भी नहीं कर सकते, ऑन एयर तो छोड़ ही दिया ना बात, और वो पीटीवी पर बराह रास्त चल जाएगी, हम बात करेंगे तो वो मसला बन जाएगा। उसामा साहब, मैंने तो जब ये तनवीर साहब का खिताब सुना तो पहले तो यकीन नहीं आया कि ये पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर ही उन्होंने कहा। फिर मैंने दोबारा चेक किया तो हैरत है कि इतने सीनियर पॉलिटिशियंस बैठे हुए थे। ख्वाजा आसिफ साहब इस फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं, पीछे बैठकर डेस्क बजा रहे थे। तो नाकाबिले यकीन गुफ्तगू है कि आप गालम गलोच पार्लियामेंट के फ्लोर पे करें, उसके डेकोरम को भूल जाएं। और आप ये मिसाल क्या सेट कर रहे हैं देखने वालों के लिए कि ये वो कानून साज हैं, ये वो सियासतदान और अवामी लीडरान हैं जिनको अपने वोट देकर हमने पार्लियामान तक पहुंचाया और इखलाकियात का ये मुजाहरा कर रहे हैं। इनका सारा मुकदमा ही ये था तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट कि वो पॉलिटिक्स में गालम गलोच का कल्चर लेकर आए हैं। आज खुद भी आप वही करी जा रहे हैं। तो राना तनवीर साहब ने एक हफ़्ता पहले भी एक तकरीब में खिताब करते हुए ऐसा ही एक लफ्ज़ अदा कर दिया, फिर माफ़ी मांगनी पड़ी, कुछ नहीं सीखा उससे। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मैं समझता हूँ। बिल्कुल ये कहा जाता है और बहुत सी इस पर रिएक्शन भी होते हैं कि ये किस तरह और ख़वातीन के वाले से, लेकिन ये जो बिल्कुल गाली जो है ना, जो वो तो मुझे नहीं याद आता कि तहरीक इंसाफ के किसी लीडर ने इस तरह से बड़े अजीबोगरीब अल्फाज बोले होंगे, बहुत गलत बोले होंगे, लेकिन फ्लोर पर और इस तरह से करना। चले, ये जो एस्टेब्लिशमेंट वाला मामला है, इसमें क्यों नहीं जाते कि हम देखते हैं कि जो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट थी उसके बारे में तो वो कुछ भी नहीं। अगर इमरान खान साहब एक मोहरा थे या मोहरा हैं, तो जिन्होंने उसको मोहरा बनाया उनके खिलाफ कुछ नहीं कभी बात होती। देखिए तारीख, जो लोग थे बस उनके बारे में बात ना। बिल्कुल तारीख देखें, भरी पड़ी है। बिलावल साहब भी अगर ये बात कर रहे हैं तो आप देख लीजिए 65 का इलेक्शन अयूब साहब ने जब रिक करवाया फातिमा जना साहिबा के अगेंस्ट, तो उसमें किसने लीडिंग रोल प्ले किया। इसके अलावा अयूब खान साहब ने जो असिस्टेंस भुट्टो साहब को दी, उनकी कैबिनेट का हिस्सा भुट्टो साहब रहे। आगे चले जाएं तो ज़ियाउल हक साहब के पास मियाँ शरीफ साहब अपने साहबजादे को लेकर गए और कहा कि ये बेटा मैं आपको दे रहा हूँ, पॉलिटिक्स में आपने इनको लेकर आना है। ये वो पार्टियां हैं जो अब किसी और को अगर कह रही हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे सवार होकर आए हो, तो सबकी ही यही कहानी है। खान साहब की भी यही है, वो खुद कह चुके हैं कि बिल पास कराने के लिए। तस्वीर देख के हैरान हो गया मुजम्मिल के जनरल जिलानी साहब गवर्नर पंजाब, वो उन्होंने बावर्दी वो हलफ ले रहे हैं और वहाँ पर नवाज शरीफ साहब जनाब मेरे ख्याल से वज़ीर ख़जाना बन रहे थे। जी, वज़ीर ख़जाना बने सबसे पहले, बावर्दी उनसे और उसके बाद में ज़ियाउल हक साहब के बारे में भी तकारीर हैं इनकी कि वहाँ पर जाकर दुआ भी करने गए। ज़ियाउल हक साहब के जो साहबजादे हैं वो साथ खड़े हुए थे। तो वो सारी तारीख पाकिस्तान की, ये कोई भी सियासी पार्टी की मुख्तलिफ नहीं है। जेन्युइन पॉलिटिक्स यहाँ अनफॉर्चुनेटली हुई नहीं है। बेनज़ीर साहिबा की शायद मिसाल हो, जो बगैर किसी के कंधों पर सवार हुए अपनी बलबूते पर पॉलिटिक्स की उन्होंने। लेकिन उसके बाद 2018 के बाद से जो मामलात हैं, अगर आपको लगता है कि खान साहब ने वाकई किया, जो वो एडमिट कर चुके हैं कि हम बिल पास करवा रहे थे फ़ोन करवा कर इस्टेब्लिशमेंट को कि हमारे बंदे पूरे कर दें, तो आप फिर जो परपेट्रेटर है, जो आपने बात की कि आप उनका नाम क्यों नहीं लेते? अब कोर्ट मार्शल आप किसी और का करवाना चाहते हैं। और देखिए ना, परवेज़ मुशर्रफ साहब का भी गिरदौर करके जाना, डील करके आना, जब भी ये होता है। और फिर जिस तरह ये पनामा केस के बाद ये जो था और उसमें जिस तरह बाहर गए हैं, वो जो कुछ भी हुआ, तो ये भी फिर देखना पड़ेगा कि मियाँ साहब जब भी मुश्किल वक्त आता है या जब खड़े होने का वक्त आता है, तो उस वक्त मियाँ साहब के लिए डील नजर आती है, जाने में भी और वापस आने में भी। ये भी सब तारीख का हिस्सा है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई, एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार।
भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।